नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं भूगोल की क्लासेस। भूगोल कोई कठिन विषय नहीं है। अगर इसमें ज़रा सा सही गाइडेंस मिले तो ये काफ़ी रुचिकर सब्जेक्ट है। इसके लिए या तो आप सीधे एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से अध्ययन के लिए आपको काफ़ी समय देना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एनसीईआरटी ना पढ़ें। एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन यदि आप जियोग्राफी की कक्षाओं के साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा रुचिकर होगा। और एनसीईआरटी की भाषा भी आपको आसानी से समझ आएगी। इसके लिए आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही बेसिक जानकारी मिलेगी। इससे आपकी भूगोल के प्रति समझ विकसित होगी। इसी के साथ साथ आप 11वीं की भूगोल की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, जिसका नाम भारत भौतिक पर्यावरण है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप भूगोल के प्रश्नों का सीधे उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन इस बुक को समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और इसे समझने में मैं आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करूँगा। आप सभी को आश्वस्त करूँगा कि आपको कहीं और से बुक पढ़ने की ज़रूरत न लगे। एक खास बात और, आप भूगोल की कक्षाएं लेते समय एटलस को अपने पास ज़रूर रखें। इससे आपको भूगोल को समझने में काफ़ी आसानी होगी। मेरी सलाह है कि आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस अपने पास रखें। आप चाहें तो महेश बर्णवाल की बुक भी पढ़ सकते हैं, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एनसीईआरटी ही पर्याप्त है। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने विषय पर, जिसमें हम आने वाली कक्षाओं में क्या क्या पढ़ेंगे इस पर बातचीत करते हैं। हमारी आने वाली कक्षाओं में ये सभी टॉपिक रहेंगे, जिन्हें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। हालांकि हम आने वाली कक्षाओं में इन सभी का जिक्र करेंगे। ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय गणना क्या है, इन सभी पर हम आने वाली कक्षाओं में डिटेल में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम आएंगे भौतिक भूगोल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। इनको समझने के बाद आप कक्षा 11वीं की भारत भौतिक पर्यावरण आसानी से समझने में सक्षम हो जाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं ब्रह्मांड पर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई खगोलविदों ने अपनी राय दी है, जिनमें से हम 3 खगोलविदों के बारे में पढ़ेंगे। एक है ऑटो स्मिथ, जिसने धूल परिकल्पना दी। जिसमें पहला है ऑटो स्मिथ, जिसने धूल परिकल्पना दी। दूसरा है लाप्लास, जिसने निहारिका परिकल्पना दी। और तीसरा है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जॉर्ज लेमेंतेयर, जिसने बिग बैंग का सिद्धांत दिया। इन सभी में बिग बैंग का सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यधिक घनत्व वाले सघन पिंड के रूप में था।
इस पिंड में एक विस्फोट हुआ जिससे पूरा पिंड छोटे छोटे टुकड़ों में फैल गया, जिसे हम आज गैलेक्सी के रूप में देखते हैं। गैलेक्सी अरबों तारों का समूह है, यानी एक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और विस्फोट के बाद यह सैकड़ों गैलेक्सियों में विभक्त हो गया। इसी तरह से पूरे अंतरिक्ष में सैकड़ों गैलेक्सियां फैली हुई हैं और ये गैलेक्सियां आज भी एक दूसरे से दूर जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। अब हम देखते हैं गैलेक्सी क्या है। एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। इस गैलेक्सी के चारों तरफ अरबों तारे हैं जो लगातार इस गैलेक्सी का चक्कर लगा रहे हैं। अनुमानित एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं और ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं, यानी कि ब्रह्मांड की विशालता का अनुमान लगाना मुश्किल है। गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहते हैं। इस बल्ज के अंतर्गत, यानी कि गैलेक्सी के केंद्र में, तारों का घनत्व बहुत ही ज्यादा है। तारों का घनत्व ज्यादा है, इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा है, अर्थात गैलेक्सी के केंद्र में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हमारा सौरमंडल भी एक गैलेक्सी या आकाशगंगा में है जिसे हम मंदाकिनी कहते हैं। हमारा सूर्य इस मंदाकिनी नामक गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसी गैलेक्सी में कहीं एक जगह हमारा सौरमंडल भी है। सूर्य 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है। जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आपने रात के टाइम कई बार नोटिस किया होगा कि आसमान में एक सफेद रंग की चादर की पट्टी दिखाई देती है, चौड़ी सी। आमतौर पर यह दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। यह हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है और आकाशगंगा की वो पट्टी जो हमें अंतरिक्ष में दिखाई देती है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। यानी हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है उसे हम मंदाकिनी भी कहते हैं और उसे हम मिल्की वे भी कहते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे नजदीक स्थित गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है। यानी हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक जो गैलेक्सी है उसे हम एंड्रोमेडा कहते हैं। ओरियन नेबुला अपनी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है। ये हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारों का जो समूह है उसे हम
ओरियन नेबुला कहते हैं। और साइरस या डॉग स्टार, ये हमारी आकाशगंगा में सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है। इस तरह अगर पिंड की बात करें तो सूर्य के बाद जो सबसे चमकीला पिंड है वो है चंद्रमा, और उसके बाद शुक्र आता है। शुक्र को हम सुबह के समय या शाम के समय नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। सूर्य का जो सबसे नजदीकी तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। जबकि ये जो साइरस या डॉग स्टार है ये सबसे चमकीले तारों का समूह है। ब्रह्मांड में तारे या गैलेक्सियां एक दूसरे से बहुत दूर है। हम इनको मीटर या किलोमीटर में नहीं नाप सकते, इसलिए इसको नापने की एक अलग ही गणना की विधि है जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। सबसे पहले गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से इन तारों का अध्ययन किया था लगभग 1609 ईस्वी में। चलो जानते हैं तारे क्या है। तारों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। इनकी ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा तारों की ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। हाइड्रोजन बम की संकल्पना भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर ही आधारित है। अब एक ऐसा समय भी आएगा जब तारों में हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी। जब तारों में हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी तब इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी समाप्त हो जाएगा, यानी तारों की एक निश्चित समयावधि भी है। हाइड्रोजन खत्म होने पर तारे की ऊष्मा समाप्त हो जाती है और तारा ठंडा हो जाता है। कोई भी तारा जितना बड़ा होता है उसकी जीवन अवधि उतनी ही छोटी होती है। यानी तारे के आकार और उसकी जीवन अवधि में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कोई भी तारा जब अपने शुरुआती दौर में होता है तो उसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा होती है, और जब उसकी ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है तो वो नीला दिखाई देता है। जैसे जैसे इसकी ऊष्मा कम होती जाती है इसका रंग भी बदलता जाता है। जब अत्यधिक ऊष्मा होती है तब तारे का रंग नीला होता है। फिर यह नीला से सफेद पड़ जाता है। ऊष्मा और कम होने पर यह पीला और अंत में लाल हो जाता है।
यानी नीला रंग तारे की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है और लाल रंग अंतिम अवस्था को। जब तारे की ऊष्मा समाप्त होने पर तारा लाल हो जाता है तो इसे हम रेड जायंट कहते हैं। इसकी बाहरी सतह लगातार फैलती रहती है और एक समय आता है कि इसमें फिर से एक विस्फोट होता है और जब इसका विस्फोट होता है तो तारे के साथ दो घटनाएं होती है, जिसमें पहला है या तो ये व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाता है या न्यूट्रॉन तारे में। व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन तारे में। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उसका जो अवशेष बचता है उसका द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुने सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से कम होता है तो व्हाइट ड्वार्फ बनता है। ठीक इसी की उल्टी प्रक्रिया है। जब सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने से अधिक द्रव्यमान वाला अगर तारा बनता है तो उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे की विशेषता यह होती है कि यह सिकुड़ता चला जाता है, जिससे इसका द्रव्यमान और घनत्व बहुत अधिक हो जाता है। इसमें इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण पैदा हो जाता है कि इसमें प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं पूर्ण होती है। अगले अध्याय में हम सूर्य और 8 ग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।